हमने अपने पिछले वीडियो में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना कि किस प्रकार बालक चंद्रगुप्त परिश्रम की आग में तप कर सोना बना, किस प्रकार बालक चंद्रगुप्त एक महायोद्धा बने। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए इतिहास के अगले पन्ने को खोलते हैं। कौन है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य? जहां हिंदू धर्म चंद्रगुप्त महान को निम्न वर्ग का एक महान योद्धा मानता है, वहीं बौद्ध धर्म चंद्रगुप्त महान को क्षत्रिय मानते हैं। तो कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त को नंद वंश का वारिस मानते हैं। पर जो भी हो, अखंड भारत के सपनों को सच करते हुए पूरी दुनिया में भारत की धाक कायम करने वाला एक सूरमा था, जिसका नाम था वीर विराट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट ने नंदों की सेनाओं को पाटलिपुत्र के मैदानों में चकनाचूर करके रख दिया। इतिहास के महान कहे जाने वाले सिकंदर की सेनाओं को संपूर्ण अफगानिस्तान से वापस रवाना कर दिया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस पर धमाधम धावों के साथ अपनी जीत के झंडे बुलंद किए और उसे 2 बार बंदी भी बनाया। ईरान, फारस से लेकर पूर्वी बंगाल और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक के महान साम्राज्य के अधिपति सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग और तमिल को छोड़कर संपूर्ण अखंड भारत के निर्माता थे। जिस समय चंद्रगुप्त जंगल में योद्धाओं को इकट्ठा करके एक सेना का निर्माण कर रहे थे, उसी समय सिकंदर राजा पोरस पर हमले की तैयारी कर रहा था। जेनब और चिनाब नदियों के साम्राज्य पर राज करने वाले राजा पोरस एक महान राजा थे। इसके दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य कंधार और भारत के सभी 16 महाजनपदों के राजाओं को इकट्ठा करके सिकंदर को करारी टक्कर देने की तैयारी कर रहे थे। चाणक्य ने सभी 16 महाजनपदों के राजाओं को अखंड भारत की अखंड सेना के निर्माण की योजना बताई, पर यह योजना सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद सिकंदर और राजा पोरस के बीच एक महाभयानक युद्ध हुआ, जिसे दुनिया ने बैटल ऑफ हाइडा स्पेस के नाम से जाना। यूनानी लेखों के अनुसार इस भयानक युद्ध के बाद राजा पोरस ने आचार्य चाणक्य से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तभी चाणक्य ने पुरु को अपने वीर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य से परिचित करवाया। ईसा के जन्म के 323 साल पहले सिकंदर की मृत्यु हो गई, पर इस समय तक सिंधु, कंधार, ईरान और पंजाब के कई बड़े हिस्सों पर सिकंदर के सेनापतियों का कब्जा था। और इसी मौके के इंतजार में बैठे चंद्रगुप्त मौर्य अपनी छोटी सी सेना के साथ पंजाब के यूनानी सैनिकों पर धावे बोलना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने इन यूनानियों पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए, जिसके बाद यूनानियों ने पंजाब के इलाके को खाली कर दिया। इसी के बाद संपूर्ण पंजाब पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हो गया। इतिहास में इस घटना को चंद्र राज्यरोहण के नाम से जाना जाता है। पंजाब को जीतकर चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब के राजा बन चुके थे और चाणक्य प्रधानमंत्री बन चुके थे। यही अपनी पहली जीत के बाद चाणक्य ने अखंड भारत का बिगुल फूका और इसी के साथ वीर विराट चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब में एक शक्तिशाली सेना की स्थापना की। इसी महासेना के साथ 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर सीधा हमला कर दिया। इस महायुद्ध में नंद वंश के राजा धनानंद का वध कर दिया गया। इसी के साथ वीर विराट चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण पाटलिपुत्र पर अपनी विजय पताका फहराई। यहीं से मौर्य वंश की शुरुआत के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किया गया। इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में अपने कई सैनिक अभियान भेजे और इन्हीं लगातार जीतों के बाद मौर्य साम्राज्य लगातार फैलता जा रहा था। वहीं चंद्रगुप्त अब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन चुके थे। इसी समय सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर को समाचार मिले कि एक 26 साल के लड़के ने पंजाब को जीतकर यूनान के राज्य को तहस नहस कर डाला और संपूर्ण राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। इसी हमले के जवाब में साल 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला कर दिया। इसी हमले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की सेनाओं पर ताबड़तोड़ धावा बोला। सेल्यूकस कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि सेल्यूकस का हर दाव, हर योद्धा चंद्रगुप्त के सामने घुटने टेक चुका था। ये सेल्यूकस के इतिहास की सबसे करारी हार सिद्ध हुई। इतिहास में इसी घटना को शिकारी का खुद शिकार बन जाना कहा गया। सेल्यूकस की सेनाओं को सम्राट की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। मौत रूपी चंद्रगुप्त महान निकेटर के सामने खड़ा था। तभी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त महान के साथ अपनी हार स्वीकारते हुए संधि की। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने सम्राट चंद्रगुप्त को बलूचिस्तान, हेरात, कंधार और काबुल राज्यों का राजा घोषित कर दिया। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से इतना भयभीत हुआ कि उसने अपनी बहन हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा दिया। दूसरी तरफ वीर चंद्रगुप्त ने भी सेल्यूकस को उपहार में 500 हाथी दिए। सम्राट द्वारा ये चारों राज्यों का शासन जीत लेने के बाद सम्राट चंद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य के सम्राट बन चुके थे। प्लूटार्क ने सम्राट के बारे में लिखा है कि सम्राट की 6 लाख की महासेना थी, जिसने भारत के कई राज्यों को एक ही झटके में अपने शासन में शामिल कर लिया था। यूनानी यात्री मेगस्थनीज सम्राट के दरबार में कई सालों तक यूनान का राजदूत बनकर रहा, जिसने सम्राट के दरबार में रहते हुए इंडिका नामक किताब लिखी। इन्हीं साम्राज्य विस्तार के बाद मौर्य काल में भारत में लगातार 12 सालों तक भयंकर अकाल पड़ा। इसी अकाल में सम्राट अत्यधिक परेशान हो गए। अंत में उन्होंने ब्राह्मणों तथा संतों की सभा बुलाई और अकाल से मुक्ति के मार्ग पूछे। इसी सभा में साल 298 ईसा पूर्व सम्राट के दरबार में एक जैन साधु भद्रबाहु पधारे। उन्होंने सम्राट से कहा कि इस अकाल का कारण महाराज आपके कर्म हैं। आपने अखंड भारत के सपनों को सच करने के लिए 16 महाजनपदों के कई राजाओं का वध किया, जिसके कारण ही यह अकाल पड़ा है। सम्राट ने पूछा, इसका क्या उपाय है? संत भद्रबाहु का जवाब था संथारा। संथारा का अर्थ था राजपाट छोड़कर गुप्त स्थान पर भूखे प्यासे रहकर अपनी अंतिम सांस तक अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करते रहो। इसी के साथ साल 298 ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से
जैन धर्म की दीक्षा लेकर अपना राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपते हुए संथारा व्रत के लिए कर्नाटक के जंगलों की तरफ निकल गए। इस तरह से सम्राट ने अखंड भारत पर एक छत्र शासन स्थापित किया, लेकिन वे दक्षिण भारत के कलिंग और तमिल को कभी नहीं जीत पाए। पर इन्हीं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक ने अपने दादा का सपना पूरा करते हुए अंत में कलिंग विजय कर लिया था। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए।